ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज जुमा है और अक्टूबर की 25 तारीख। ZBC सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। गजा के एक स्कूल पर इस्राएली फजाई हमले में 17 अफराद हलाक, 52 जख्मी, जबकि गजा में जंग बंदी के हवाले से मुज़ाकरात शुरू होने की उम्मीद। We had an opportunity today to talk about the way forward on the effort to bring the hostages home and to get a ceasefire. आजादी में चंद घंटे रह गए हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में अपनी अहलिया और साथी जजों को खराजे तहसीन। और आजादी में कुछ घंटे रह गए हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में मुसल्लह हमले, इंडियन फौज की जानिब से अलर्ट जारी। गुलमर्ग के बूटा पथरी में कल शाम को हुए आतंकी हमले ने कहीं न कहीं देश भर में ये संदेश दिया है कि गुलमर्ग में हालात ठीक नहीं। पाकिस्तान के इलाके पारा चिनार का 2 हफ्तों से मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता बदस्तूर मुनक़ता। में गुज़िश्ता 14 रोज से आमदोरफ्त के रास्ते बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंडिया के सूबे आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रा बाबू नायडू का कहना है कि लोग 16 बच्चे क्यों पैदा नहीं करते। 2 से कम बच्चों वाले इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ఇద్దరు కంటే తక్కువ పిల్లలుంటే మీరు పోటీకి అర్హత లేదు। ఇదే మారిగా భవిష్యత్తులో మీ ఇంట్లో ఎక్కువ మంది ఉంటేనే ప్రభుత్వ సహాయం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुमे के रोज तेजी का रुझान रिकॉर्ड, इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया और कत्लेआम के मुजरिमान से ओलंपिक चैंपियन तक फौजियों की कमी पूरी करने के लिए रूस कैसे खतरनाक मुजरिमों को रिहा कर रहा है। I never meant to hurt anybody. I never meant to put in jeopardy the Russian population. I never meant to break any laws. पाकिस्तानी मॉडल पर मुकाबला हुसन में बिकनी पहनने पर तनकीद, आईनी तरमीम को छोड़कर सब रूमा माइकल के पीछे कैसे पड़ गए। और पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान की बहनों की जमानत की दरखास्तें मंजूर, अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। और सऊद शकील के करियर की बेहतरीन सेंचुरी से इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। Unruly kind of a pitch. Well, he gets a single. He'll raise his bat to the gallery. His partner is happy chappy because it's 100 number 4 for Saud Shakil. ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के सरबीन में शामिल है, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। गजा के वस्ती इलाके में एक स्कूल पर इस्राएली फजाई हमले में कम अज कम 17 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 52 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। अल उदा हस्पताल की इंतजामिया की जानिब से खबर रसा इदारे AFP और रॉयटर्स को बताया गया है कि जुमेरात को होने वाले इस हमले में नुसरत पनाह गुज़ीन कैंप के अल शोहदा स्कूल को निशाना बनाया गया है। हमास के ज़ेरे इंतज़ाम सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक स्कूल को बेघर अफराद के लिए पनाह गाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसराइली फ़ज़ाइया के इस हमले की BBC को जाए वक़ूअ से हासिल होने वाली वीडियोज़ में ज़ख्मी बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल ले जाते हुए देखा जा सकता है। इसराइल का कहना है कि उनकी जानिब से हमास के एक कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है, जिसे दहशतगर्द इसराइल और इसके फौजियों के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सरकारी मीडिया ऑफिस का कहना है कि हज़ारों बेघर अफराद स्कूल को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की थी। हमास के ज़ेरे इंतज़ाम सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक हलाक होने वाले 17 अफराद में 9 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि
52 से जायद जख्मी हैं। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के तर्जमान महमूद बुसाल ने AFP को 17 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। हालिया हफ्तों में इसराइली दिफाई अफवाज यानी IDF ने गजा में पनाहगाहों के तौर पर इस्तेमाल होने वाली मुतअद्दिद इमारतों को निशाना बनाया है और हमलों के बाद इसराइली इंतजामिया की जानिब से कहा जाता रहा है कि उनकी जानिब से हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका, इसराइल और कतर के हुकाम ने कहा है कि गजा में मुमकिना जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर मुज़ाकरात आने वाले दिनों में दोहा में दोबारा शुरू होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइली वफ़द इतवार को कतर का दौरा करेगा। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि हमास ने मुज़ाकरात में शिरकत पर रजामंदी जाहिर की है या नहीं, लेकिन अमेरिका का ख्याल है कि गुज़िश्ता हफ्ते हमास के रहनुमा याह्या सिनवार की हलाकत से मुआहदे के दरवाजे खुल सकते हैं। हालांकि हमास का इल्ज़ाम है कि किसी भी मुआहदे में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने साफ़ियों से बातचीत में बताया कि सिनवार के जाने के बाद यरगमालियों की वापसी और मकासद के हुसूल का मौका है। ब्लिंकन का कहना था कि मकसद किसी मुआहदे तक पहुंचना था ताकि इसराइल जंग ख़त्म करे, हमास दोबारा बहाल ना हो और फ़लस्तीनी अपनी ज़िंदगियां और मुस्तकबिल दोबारा बना सकें। We had an opportunity today to talk about the way forward on the effort to bring the hostages home and to get a ceasefire. Partly this involves an assessment of exactly where Hamas stands in the wake of the death of Sinwar. We talked about that. We talked about options to capitalize on this moment and next steps to move the process forward. And I anticipate that our negotiators will be getting together. एक सीनियर फ़लस्तीनी ओहदेदार ने ZBC को बताया कि हमास के एक वफ़द ने जुमेरात की शाम मिस्री इंटेलिजेंस हुकाम से गजा की मौजूदा सूरत हाल और कशीदगी को रोकने के लिए हायल रुकावटों पर काबू पाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया है। मिस्र के एक ओहदेदार ने ZBC को तस्दीक की है कि मिस्र के आला सतही सिक्योरिटी हुकाम काहिरा में हमास के एक वफ़द से मुलाकात करेंगे। कतर के वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी ने कहा है कि सिनवार की हलाकत के बाद से कतरी सालसों ने हमास के साथ दोबारा बातचीत की है, लेकिन जंग बंदी मुज़ाकरात के हवाले से ग्रुपों के मौजूदा मंसूबों के बारे में कोई वजाहत नहीं है। उन्होंने कहा, हमने गुज़िश्ता चंद दिनों में उनके साथ कुछ मुलाकातें की हैं और मिस्र हमास के साथ भी बातचीत जारी रखे हुए है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इजलास जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में हुआ। इस मौके पर साथी जजों ने तकारीर करते हुए काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान खिदमात को सराहा और उनकी तहसीन की। अपनी तकरीर में काजी फाइज ईसा ने साथी जजों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज वो कानून व आइन की बातें नहीं करेंगे, बल्कि वो बातें बताएंगे जिनका लोगों को इल्म नहीं। अपनी तकरीर के इब्तिदा में उन्होंने अपने ख़ानदानी पस मंज़र का तफसीली अहवाल बताते हुए कहा कि मैंने मैट्रिक तक तालीम बलोचिस्तान से हासिल की और इसके बाद मैं कैम्ब्रिज चला गया। मेरे दादा कंधार से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। मेरे वालिद उस वक्त फौत हुए जब मैं 16 बरस का था। उनका मजीद कहना था कि जब मुल्क में आईनी बहरान था तब उन्होंने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से अपने काम का आगाज़ किया और उस वक्त मैं वाहिद जज था जिसे बलोचिस्तान की गैर फ़ाल अदालत आलिया का काम शुरू करना था। अपनी तैनाती के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक रजिस्ट्रार डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद ने फ़ोन करके कहा कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी आपको बुला रहे हैं। मैंने रिटर्न टिकट बुक किया और इस्लामाबाद पहुंचा। यहाँ इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि आप जाएं और बलोचिस्तान हाई कोर्ट को संभालें। यहाँ से रातों रात मेरी जिंदगी बदल गई, मगर बहरहाल मैं बलोचिस्तान चला गया। मारगला में वाक़ रेस्टोरेंट से मुतल्लिक बात करते हुए उनका कहना था कि माहौलियात का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। अगर माहौल अच्छा ना रहा तो ना सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानों के लिए भी रहना मुश्किल हो जाएगा। अपनी अहलिया का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अहम मामलात में उनकी मुशावरत दस्तयाब रही
اور انہوں نے اپنے سارے فیصلے اپنے اہلیہ کی مشاورت سے کیے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کاز لسٹ بنانے کے کام میں کبھی مداخلت نہیں کی کیونکہ کون سا کیس لگنا ہے اور کون سا نہیں یہ میرا کام نہیں ہے. وکیل اور جج کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کیس سنتے ہیں. کاغذ کے ایک ٹکڑے پر چند سطریں لکھی ہوتی ہیں. ان کو دیکھ کر اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ بے پناہ فیصلے ہم نے غلط کیے ہوں. سچ کیا ہے اوپر والا جانتا ہے کیونکہ ہم تو کاغذ پر چلتے ہیں. اس موقع پر انہوں نے خاتون کی جانب سے ان کے نام لکھا گیا خط بھی پڑھا جس میں خاتون نے ان کے ماضی کے ایک فیصلے کو سراہا تھا. آخر میں صرف بتانا چاہتا ہوں جج کی وکیل اور جج کی اہمیت. ہم کیس سنتے ہیں کاغذ پہ کچھ فکرے لکھے ہوتے ہیں, اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے. ہو سکتا ہے بے پناہ ہم نے فیصلے غلط کیے ہوں کیونکہ کاغذ کے ٹکڑوں پہ جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں. سچ کیا ہے وہ تو اوپر والا جانتا ہے, مگر ہم تو کاغذوں پہ چلتے ہیں, قانون پہ چلتے ہیں کہ جو ثابت کر سکے کیس کاغذ کے بیسس پہ اس سے معلوم ہوتا ہے. یہ مجھے ایک خط ملا, میں باہر کا خط ہے, رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے آیا اور 8 پاؤنڈ سے زیادہ انگلستان سے خط آیا. تو میں یہ صرف اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں, یہ نہیں کہ میری تعریف ہے, مگر اس میں صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ جج کی کرسی کتنی اہم ہے اور وکیلوں کا کردار کتنا اس میں اہم بھی ہے. میں یہ آپ کو ان کا نام نہیں بتاؤں گا, میں یہ پڑھتا ہوں اس سے. آپ کو شاید یاد نہ ہو 2007 کی بات ہے جب میں اچھا پھر یہ کچھ ذاتیات اور کیس کا نمبر بتاتی ہیں. مجھے کچھ یاد نہیں ہے کون خاتون ہے اور یہ کیس کیا ہے. اب یہ میں پڑھتا ہوں دوبارہ. میں بس اور میرے 2 بچے کیمبرج میں مقیم ہیں انگلستان میں, جہاں میں فل اسکالرشپ پر PhD کر رہی تھی. مجھے آج بھی وہ خوف و ہراس کی زندگی یاد ہے. ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ آج یا کل بچے چھن جائیں گے. عدالت میں ہمارا کیس لگا, سپریم کورٹ کا وکیل نہیں تھا تو میں خود سامنے آئی اور سادہ الفاظ میں مدعا بیان کیا. آپ نے تسلی سے میری بات سنی. ایک خوف سا تھا کہ آج کیا فیصلہ ہوگا. میری گھبراہٹ دیکھتے ہوئے آپ اطمینان رکھیے. آپ نے فیصلہ لکھا, یہ وہ فیصلہ ہے جو آج تک میرے اور میرے بچوں کے سروں پر ڈھال بن کر کھڑا رہا. انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہوئے کہا کہ آزادی میں کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں. اور آزادی میں کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں. شکریہ بہت بہت. یاد رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 13 ماہ تک پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس رہنے کے بعد آج اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے ہیں. وہ پاکستان کی واحد عدالتی شخصیت ہیں جن کی تقرری بھی بطور چیف جسٹس ہوئی اور اب وہ چیف جسٹس کی ہی حیثیت سے اپنا جیوڈیشل کیریئر ختم کر رہے ہیں. یاد رہے قاضی فائز عیسیٰ 2009 میں بلوچستان کے چیف جسٹس بنے اور پھر 2024 میں پاکستان کے چیف جسٹس کے طور پر ریٹائر ہوئے. قاضی فائز عیسیٰ ایک ہنگامہ خیز سیاسی دور میں چیف جسٹس بنے تھے جب عدلیہ میں تقسیم بھی واضح تھی, اس لیے ان کا عدالتی دور بھی تنازعات سے بھرپور رہا. سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الوداعی فل کورٹ ریفرنس میں سپریم کورٹ کے 5 ججز نے شرکت نہیں کی. ان میں سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس شہزاد احمد خان اور جسٹس عطر من اللہ شامل ہیں. اس الوداعی ریفرنس میں مجموعی طور پر 16 ججز نے شرکت کی, جن میں سپریم کورٹ کے 2 ایڈ ہاک ججز کے علاوہ فیڈرل شریعت کورٹ کے بھی 2 ججز شامل ہیں. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے سبکدوش ہونے والے
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलविदाई फुल कोर्ट में शिरकत न करने से मुतालिक वजाहत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखे गए खत में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी, क्योंकि उनकी तैनाती कवायद से हटकर की गई थी। उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा का अलविदाई रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात मजीद परेशान कुन है। अपने खत में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ साथ अदलिया का दिफा करना भी है, लेकिन इस मामले में काजी फाइज ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अदलिया में मुदाखलत रोकने की बजाय उसके दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत पर शुतर मुर्ग की तरह सर रेत में दबाए रखा। उनका मजीद कहना था कि काजी फाइज ईसा अदालती रवादारी और हम आहंगी कायम करने में नाकाम रहे और उनकी नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर कीमत नहीं है। काजी फाइज ईसा के इख्तलाफी नोट का हवाला देते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में कहा कि उन्होंने शर्मनाक अंदाज में कहा कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। उन्होंने अपने खत में यह भी कहा कि काजी फाइज ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा करने की कोशिश की और जजेस में तफरीक के आसार ता देर अदलिया पर रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को लिखे गए खत में कहा है कि उनके इस खत को फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा दीगर जिन 4 जजेस ने इस अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं की, मगर उन्होंने अपनी अदम शिरकत की वजूहात का जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान में एक चेक पोस्ट पर हमले में फ्रंटियर कांस्टेबलरी यानी FC के 10 एहलकार हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। जुमे को पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि डेरा इस्माइल खान के इलाके दरा जिंदा में FC की चेक पोस्ट पर रात की तारीकी में हमला हुआ था, जिसमें 10 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए हैं। तर्जुमाने वजारत दाखिला के मुताबिक शहीद जवानों ने जाने निछावर करके खवारजी दहशत गर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाया है। वजारत दाखिला के बयान के मुताबिक हलाक होने वाले FC एहलकारों में से 6 का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान और 4 का ताल्लुक जिला कुर्क से था। हलाक होने वाले FC एहलकारों की शनाख्त नायब सूबेदार मोहम्मद जान, नाइक आरिफ, लांस नाइक सईदुर रहमान, सिपाही अखवंदजादा, सिपाही हजरतुल्लाह, सिपाही मुश्ताक, सिपाही अब्दुल समद, सिपाही इमरान खान, सिपाही बसीर उल्लाह और सिपाही महताब के नाम से हुई है। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की बहनों अलीमा खान और असमा खान के खिलाफ D चौक एहतजाज केस में दरखास्त की जमानतें मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने 20-20 हज़ार रुपए के मचलकों के इवज इमरान खान की दोनों बहनों की जमानत मंजूर की है। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने अलीमा खान और उज़मा खान की रिहाई की रोबकार जारी कर दी है। याद रहे कि इस्लामाबाद के थाना कौसार में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान और उज़मा खान 4 अक्टूबर से गिरफ्तार थीं। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में नई मुंतखब हुकूमत कायम होते ही फ़ौज और बड़े तामीराती मंसूबों पर मुसल्लह हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। गांदरबल में चीनी सरहद की तरफ जाने वाली शाहराह पर बनने वाली सुरंग के करीब काम करने वाले 7 मुलाजमीन की हलाकत के सिर्फ 4 रोज बाद जुमेरात को फौज पर एक और हमला हुआ है। इंडियन फौज के मुताबिक भारी हथियारों से लेस गुलमर्ग के बूटा पथरी जंगलाती खित्ते में मुसल्लह शिद्दत पसंदों ने फौज की एक गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें 2 फौजी और फौज का सामान ढोने वाले 2 मुकामी मजदूर यानी पोर्टर्स मारे गए। गुलमर्ग के बूटा पथरी में कल शाम को हुए आतंकी हमले ने कहीं न कहीं देश भर में ये संदेश दिया है कि गुलमर्ग में हालात ठीक नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े सिक्योरिटी इदारे यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स का इजलास तलब करके दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज करने की हिदायत जारी की है। इस दौरान इंडियन फौज की शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्रा कुमार ने वादी का दौरा करके यहां की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया है।
इसी दौरान पलवामा के तराल कस्बा में एक गैर मुकामी मजदूर को नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोली मारकर जख्मी कर दिया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इन सिलसिलावार हमलों को तशवीशनाक करार देकर उनकी मजम्मत की है। ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली नई हुकूमत जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करवाने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। काबीना की पहली मीटिंग में इस सिलसिले में जो करारदाद मंजूर की गई थी वही करारदाद लेकर उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता रोज़ नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात भी की है। इसी दौरान बीजेपी के एक मुकामी रहनुमा ने एक बयान में कहा कि जब तक दहशतगर्द हमले बंद नहीं होंगे जम्मू कश्मीर का स्टेटस हुड बहाल नहीं हो सकता। वाज़ेह है 2019 में इंडियन पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को आइन से खारिज करके जम्मू और कश्मीर की खुद मुख्तारी को ख़त्म किया था और रियासत का दर्जा घटाकर इसे 2 अलग अलग मरकज़ी इंतज़ाम वाले खित्तों में तकसीम किया था। पार्लियामेंट में मुनासिब वक्त पर स्टेट हुड की वापसी का वादा खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया था, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में जुमे के रोज़ तेज़ी का रुझान रिकॉर्ड किया गया है और कारोबार के आगाज़ में इसका इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया, जो मुल्की स्टॉक मार्केट की तारीख में इसकी बुलंद तरीन सतह है। मार्केट में कारोबार के आगाज के दौरान इंडेक्स में 1,000 पॉइंट्स से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक में गुज़िश्ता कई रोज से तेजी का रुझान रिकॉर्ड किया गया है और इंडेक्स में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है। तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान के मुआशी इशारियों में बेहतरी को स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की वजह करार दिया है। तज्ज़ियाकार जबरान सरफराज ने ज़ीबीसी उर्दू को बताया कि तेजी की वजह मुल्की मुआशी इशारियों में बेहतरी के साथ साथ पार्लिमान की जानिब से गुज़िश्ता दिनों पास होने वाली आईनी तरमीम भी है, जिससे स्टॉक मार्केट में ये तासुर पैदा हुआ है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल में अब इस्तेकाम की उम्मीद है, जिसने सरमायाकारों में एतमाद को बढ़ाया है। तज्ज़ियाकार ताहिर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान के IMF के साथ प्रोग्राम, आलमी मालियाती इदारों की जानिब से फाइनेंसिंग की उम्मीद, शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान, महंगाई की शरह में कमी, करंट अकाउंट खसारे में कमी और ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी मुल्क की मईशत में बेहतरी की इशारा देते हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क में शरह सूद में कमी के इम्कान की वजह से बैंकों में फिक्स्ड इनकम का पैसा भी स्टॉक एक्सचेंज में आ रहा है, जिसकी वजह से तेजी को फरोग मिला है। ताहिर हुसैन ने बताया है कि इस वक्त फर्टिलाइजर्स, बैंक, तेल व गैस के शोबों की कंपनियों में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जो इंडेक्स में हैवी वेट कंपनियां हैं और इसकी वजह से इंडेक्स बढ़ रहा है। सामीन, जहां तेजी से बढ़ती आबादी दुनिया के कई ममालिक के लिए मसाइल पैदा कर रही है, वहीं जनूबी इंडिया की रियासतें आबादी में इजाफे की रफ्तार में कमी से इतनी परेशान हैं कि वो 2 से कम बच्चों वाले अफराद पर मुख्तलिफ पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रही है। गुज़िश्ता शनिचर आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती में खिताब करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्राबाबू नायडू का कहना था कि रियासत में ज़ईफ अफराद की तादाद बढ़ रही है और ये आने वाले सालों में रियासत के लिए एक बड़ा मसला बन सकता है। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करें। ఇద్దరు కంటే తక్కువ పిల్లలుంటే మీరు పోటీకి అర్హత లేదు. ఇదే మారిగా భవిష్యత్తులో మీ ఇంట్లో ఎక్కువ మంది ఉంటేనే ప్రభుత్వ సహాయం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. चंद्रा बाबू नायडू का मजीद कहना था कि उनकी हुकूमत एक ऐसा कानून लाने के बारे में सोच रही है जिसके बाद ऐसे अफराद जिनके 2 से कम बच्चे होंगे वो बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। चंद्रा बाबू नायडू के बयान के अगले ही रोज तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने आबादी के तनासब का रियासत की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी पर असर के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, जब पार्लियामान में रियासत की नुमाइंदगी कम हो रही है तो लोग 16 बच्चों को जन्म क्यों नहीं देते। वो एक इज्तिमाई शादी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये पहला मौका नहीं है कि चंद्रा बाबू नायडू या स्टालिन ने आबादी में उम्र रसीदा अफराद के इजाफे और आबादी पर कंट्रोल के हवाले से ऐसा बयान दिया हो। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में गुज़िश्ता कुछ अरसे से हालात कशीदा चले आ रही हैं।
2 हफ्तों से जायद वक्त गुजर चुका है, लेकिन पेशावर और पाड़ा चिनार के दरमियान वाक़े एक अहम शाहरा आमदोरफ्त के लिए बंद है। 12 अक्टूबर को एक मुसाफिर काफिले पर हमले के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद की हलाकत के बाद से पाड़ा चिनार पेशावर रोड हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है और मुकामी अफराद के मुताबिक इस सूरत हाल के बाइस इलाके में खाने पीने की अशिया, तेल और अद्वियात की किल्लत का खदशा है। में गुज़िश्ता 14 रोज से आमदोरफ्त के रास्ते बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि आमदोरफ्त के रास्तों की बंदिश के बायस शय खुदनोश, तेल और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इलाज ना मिलने के बायस गुज़िश्ता 14 रोज के दौरान 3 अफराद दम तोड़ गए हैं और जो मरीज़ पेशावर रेफर किए जाते हैं, रास्तों के बंदिश की वजह से वो पेशावर नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जिला कुरम के सदर मुकाम पारा चिनार का नवाई इलाका बोशेरा बज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा के किसी आम पहाड़ी इलाके जैसा ही है, लेकिन यहाँ वाक़े ज़मीन का एक टुकड़ा ऐसा है जिस पर होने वाले तनाज़े में अब तक दर्जनों अफराद की जान जा चुकी है। अंदाज़न 100 कनाल ज़मीन की मलकियत का तनाज़ा बोशेरा के 2 देहात में मुकीम कबाइल के दरमियान है। इस इलाके में रवां बरस होने वाले पुरतशद्दद वाक़यात के बाइस ज़मीन का ये टुकड़ा कम अज़ कम 43 अफराद की जान ले चुका है और मुतअद्दिद अफराद इन झड़पों में ज़ख्मी भी हुए हैं। पारा चिनार और पेशावर के दरमियान ज़मीनी रास्ता बंद हो जाने की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोनों शहरों के दरमियान फंस कर रह गए हैं। ज़मीन का तनाज़ा इस इलाके में यूं तो पुराना है, मगर गुज़िश्ता चंद माह के दौरान हालात इस हद तक कशीदा हुए कि कबाइल के दरमियान शुरू होने वाला ज़मीन का तनाज़ा मजहबी और फ़िरका वाराना शक्ल इख्तियार कर गया था। गबन के इल्ज़ाम में कैद आंद्रे परफ्योनोव को हुकाम की जानिब से बताया गया है कि अगर वो फौज में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे पर कार्रवाई रोक दी जाएगी। 28 मार्च को सुबह 6:45 पर पुलिस आंद्रे परफ्योनोव के घर पहुंची। आंद्रे जिम जाने के लिए सुबह जल्दी उठने के आदी थे, इसलिए पुलिस एहलकारों को उन्हें जिम से वापस लाने के लिए भेजा गया ताकि उनके घर की तलाशी ली जा सके। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फुटबॉल क्लब को तकरीबन 30 लाख रूबल यानी $32,000 का नुकसान पहुंचाया है। आंद्रे उस फुटबॉल क्लब के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनके अहलखाना का कहना है कि उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने बच्चों को ग्राउंड में बिला मुआवजा खेलने की इजाज़त दी और ये कि उनसे सिर्फ कोचिंग और ट्रेनिंग का मुआवजा वसूल किया, ना कि ग्राउंड में खेलने की फीस। आंद्रे पर इल्ज़ाम लगाने वालों का कहना है कि उन्होंने पैसे वसूल तो किए, मगर वो क्लब की बजाय उनकी अपनी जेब में गए। 62 साला आंद्रे परफ्योनोव ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने सन 1992 में 50 किलोमीटर तवील ट्रैक पर तेज चलने का मुकाबला जीता था। इन इल्ज़ामात के बायस वो 6 माह से ज़ायद अरसे से हिरासत में हैं और उनके खाना का कहना है कि उन पर यूक्रेन के साथ जारी जंग में हिस्सा लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्हें बताया गया है कि अगर वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में हिस्सा लेते हैं तो बदले में उनके खिलाफ गबन के मुकदमे की कार्रवाई रोक दी जाएगी और जंग के इख्तिताम पर मुमकिन तौर पर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उनकी बेटी अलीना कहती हैं कि मेरे वालिद ने मुकदमा ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया की पेशकश को ठुकरा दिया है और हमने मुकामी मीडिया को इसके बारे में सब कुछ बता दिया है कि उनसे क्या मुतालबा किया जा रहा है। वो मजीद कहती हैं कि हमारे इस शोर शराबे की वजह से उन्हें सख्त सज़ा दी जा रही है। याद रहे कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कैदियों को यूक्रेन में लड़ने के लिए भर्ती किया गया है, लेकिन बीबीसी के तज्ज़िये से ये बात खुलकर सामने आई है कि किस तरह रूस यूक्रेन में जंग पर जाने के लिए सबसे पहले सख्त जराइम में सज़ा पाने वाले और पुरतशद्दद मुजरिमों को भर्ती करता है। ताज़ा तरीन कवानीन में अब इस्तगासा और दिफा के वकला को बड़े वाज़े अंदाज में ये कह दिया गया है कि रियासत की क़याद में मौजूद तमाम जराइम में सज़ा काटने वाले मुल्ज़मान को इतला करें कि उनके पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वो जंग में जाएं या फिर ऐसा ना करने की सूरत में अदालतों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल रूमा माइकल गुज़िश्ता दिनों थाईलैंड में होने वाले मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के मुकाबले में हिस्सा लेने की दौड़ में मौजूद थीं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल की वेबसाइट के मुताबिक इस मुकाबले का फाइनल आज यानी 25 अक्टूबर को होगा, जबकि रूमा माइकल टॉप 10 शुरुका की फहरिस्त में मौजूद ही नहीं है।
पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर उनका नाम इन मुकाबलों के एक राउंड में पहने जाने वाले लिबास की वजह से ज़ेरे गर्दिश है और इसी की वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इसकी इब्तिदा उस वक्त हुई जब रूमा ने गुज़िश्ता दिनों मुकाबले के इवेंट स्विमिंग कॉस्ट्यूम के दौरान बनाई गई अपनी एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की, जिसमें वो बिकनी में मलबूस हैं और अपना तारुफ करवा रही हैं। इस वीडियो पर तनकीद इस हद तक बढ़ी कि उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसे डिलीट करना पड़ा। अपनी उस वीडियो में रूमा माइकल ने उस राउंड की मुनासबत से बिकनी पहनी हुई है और यही बात सोशल मीडिया पर सार्फिन के दरमियान मौजूए बहस है। पाकिस्तान जैसे कदामत पसंद मुआशरे में मुकाबला हुस्न के इन राउंड्स में हिस्सा लेना कभी भी आसान नहीं रहा है। अभी पिछले साल की बात है जब एरिका रॉबन ने मिस यूनिवर्स के मुकाबले में हिस्सा लिया और उन पर होने वाली तनकीद में सिर्फ सोशल मीडिया सार्फिन ही नहीं बल्कि बाज़ पाकिस्तानी सियासतदान भी शामिल रहे थे। याद रहे कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के मुकाबले थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में हो रहे हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ब्यूटी मुकाबले का ताज गोल्डन क्राउन के नाम से जाना जाता है। इस मुकाबले में दुनिया भर से शरीक खवातीन में से किसके सर पर मिस ग्रैंड का ताज सजेगा, इसका फैसला आज फाइनल राउंड में होगा। ZBC का राब्ता ताहाल रूमा माइकल से तो ना हो सका, ताहम यूट्यूब पर मौजूद उनके एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तानी खवातीन के मुकाबले हुस्न में हिस्सा लेने में दरपेश चैलेंजेस के हवाले से आवाज़ उठाई थी। और सामीन, आखिर में खेल के मैदान से एक खबर। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में तीसरे टेस्ट मैच के दौरान दूसरे दिन इंग्लैंड के 267 रन के जवाब में जब अपनी इनिंग्स का आगाज किया तो सिर्फ 73 रन पर उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और क्रीज पर कप्तान शान मसूद और नायब कप्तान सऊद शकील मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान की गिरफ्त मैच पर मजबूत हो जाएगी और इंग्लैंड को दूसरी इनिंग्स में न सिर्फ पाकिस्तान के खतरनाक स्पिनर्स का सामना होगा बल्कि उन्हें कोई हदफ सेट करने से पहले अच्छे खासे रन्स का अंबार लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर पाकिस्तानी टीम के साथ होता रहा है। 99 के मजमूई स्कोर पर शान मसूद शोएब बशीर का शिकार बनकर पवेलियन वापस लौट गए और फिर इंग्लैंड के दूसरे स्पिनर रिहान अहमद ने यके बाद दीगरे मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा और आमिर जमाल को आउट कर दिया। पाकिस्तान के 177 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन एक मुश्किल पिच पर और घूमती हुई गेंद के सामने सऊद शकील दीवार बनकर खड़े हो गए और अपनी टीम को बहरान से निकाला। सऊद शकील ने 181 गेंदों पर अपने टेस्ट करियर की चौथी सेंचुरी मुकम्मल की और स्पिनर नोमान अली के साथ मिलकर पाकिस्तान को कम स्कोर पर आउट होने से बचाया। उन्होंने और टेल एंड नोमान अली ने मिलकर 8वीं विकेट पर 88 रन की पार्टनरशिप खड़ी की। नोमान अली 84 गेंदों पर 45 रन बनाकर शोएब बशीर की गेंद पर आउट हुए। उनकी ये सेंचुरी इतनी मोहतात थी कि उनकी इनिंग्स में सिर्फ 4 चौके शामिल थे और ये 4 चौके भी उन्होंने पहले 50 रन मुकम्मल करने के बाद मारे थे। Clean innings on a unruly kind of a pitch. Well, he gets a single, he'll raise his bat to the gallery. His partner is happy chappy because it's 100 number 4 for Saud Shakil. Flawless against spin and very apt against pace, and his temperament was rock solid. This is one hell of a knock. Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.